हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा जो 17/4/2021 मतलब कल जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसमें किस प्रकार की क्वेश्चन पैटर्न आया था तथा उसमें कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ कि उसमें आने वाले सभी क्वेश्चन जो कि सिंगल लाइन क्वेश्चन के तौर पर हमारे स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाएगा। ये चर्चा तब तक होगी जब तक हमारे आंसर शीट नहीं मिल जाता है, तब तक थोड़ा हम इसको चर्चा करते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता जाएगा मैं आपके सामने इसको डिटेल में आपको समझाते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं आइडियल टेक्निकल जीनियस चैनल। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था कि लैपिंग क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लैपिंग एक हाई डिग्री सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है और इस लैपिंग एक इस प्रकार की सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी धातु की अंदरूनी तथा बाहरी सतह को बहुत ही शुद्ध तरीके से हम इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। इसकी जो लैपिंग अलाउंस होता है, जैसे कि आपको पता होगा 0.005 mm, दैट मीन्स 5 माइक्रोन से लेके हम इसको 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन तक, 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक की हम इसके द्वारा सरफेस फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। लैपिंग को हमारा 4 ट्रायंगल के द्वारा इसकी सरफेस फिनिशिंग को दर्शाया जाता है, जैसे कि आपको ये पता होगा। तो लैपिंग एक हाई डिग्री सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, ये आपको और एक बार क्लियर करा देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्निंग क्या होती है। ये भी एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम है। हॉर्निंग लैपिंग की तरह एक हाई डिग्री सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, लेकिन हॉर्निंग और लैपिंग में अंतर ये है कि लैपिंग हम बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए करते हैं, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल के लिए करते हैं, लेकिन हॉर्निंग के द्वारा केवल हम इंटरनल करते हैं, इंटरनल सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, ये ओनली इंटरनल सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। और इसमें क्या है, लैपिंग जो होती है ये बोथ हैंड एंड मशीन के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन हॉर्निंग केवल मात्र मशीन के द्वारा किया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज क्या है, लैपिंग के द्वारा हम 5 माइक्रोन से लेके हम सरफेस फिनिशिंग 10 माइक्रोन तक हम प्रस्तुत करते थे या प्राप्त करते थे, लेकिन हॉर्निंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कितना तक प्राप्त करते हैं, 10 माइक्रोन से लेके हम 20 माइक्रोन तक सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करते हैं। मतलब अगर आप mm में इसको प्रकाश करना चाहेंगे तो 0.01 mm से 0.02 mm तक हम सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करते हैं। तो हॉर्निंग एक हाई डिग्री सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, आज लाइक आज लैपिंग प्रोसेस। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि हॉर्न्स क्या है। एक्चुअल में ये हॉर्न्स होता है, ये हॉर्न लिखा हुआ है। हॉर्न्स क्या है, आपको जैसे पता होगा, हॉर्निंग जो प्रक्रिया होती है वो एक हॉर्निंग मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम हॉर्निंग मशीन बोलते हैं। तो ये हॉर्निंग मशीन में जो स्टिक्स लगे होते हैं, वो स्टिक्स जिसके द्वारा हम इंटरनल सरफेस फिनिशिंग कर पाते हैं, उसको हम हॉर्न्स बोलते हैं। ये एब्रेसिव से बनी होती है। जैसे कि आपको पता है कि हॉर्निंग में 2 प्रकार के एब्रेसिव प्रयोग होता है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु को, और इसमें सिलिकॉन में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु को हम सरफेस फिनिशिंग कर पाते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जब तक हमारे स्टूडेंट्स पहुंच नहीं जाते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश जबलपुर में, तब तक मैं इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या है। एक्चुअल विशिष्ट गुण क्या हो सकता है, ऐसा दिया हो सकता है, लेकिन गुरुत्व ऐसा नहीं दिया जाता है, कभी भी कोई क्वेश्चन में नहीं आता है। अगर इसको विशिष्ट गुण पूछा जाए तो आपको पता होगा टंगस्टन एक इस प्रकार के मेटल है जिसमें बहुत ज्यादा कठोरता रहता है, हार्डनेस, जिसको बहुत ज्यादा हार्डनेस के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक खासियत यह है कि हार्डनेस के साथ इसमें टफनेस रहता है, मतलब चिमड़ता रहता है। टफनेस की इसमें जो स्पेशलिटी रहता है, इसके साथ साथ हार्डनेस के साथ टफनेस का गुण रहता है, इसीलिए इसको हम ज्यादातर कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको हम हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हाई स्पीड स्टील 3 प्रकार के हम प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, कर्व क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया है KERF, कर्व। ये कर्व शब्द का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, जहां पे हम किसी भी प्रकार की कटिंग प्रोसेस करते हैं। तो कटिंग प्रोसेस जस्ट लाइक हम यहाँ पे हैक्साइंग बोल सकते हैं, या फिर हम जैसे कि गैस वेल्डिंग बोल सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग और हैक्साइंग में हम कर्व शब्द का प्रयोग। कर्व क्या होता है, कर्व होता है किसी भी मेटल को जब हम काटते हैं तो कट की चौड़ाई को
जितने चौड़ाई में हम काटते हैं उसको, तो ये जो चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, कर्व। ये कर्व को गैस वेल्डिंग के दौरान अगर किसी चीज को हम काट रहे हैं तो जितने चौड़ाई में वो कट मार्क लगेगा उस चौड़ाई को ही हम कर्व बोलते हैं। हैक्सा के द्वारा या हैक्सा ब्लेड का प्रयोग करके अगर किसी भी चीज को हम वस्तु को काट रहे हैं तो जो कट मार्क लगेगा उस कट मार्क की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ कट इज नोन एज कर्व। अगर एक शब्द में बोलूं, द विड्थ ऑफ कट इज नोन एज कर्व। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फ्रॉस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको पता होगा, फ्रॉस्टिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस होती है। फ्रॉस्टिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि टम्बलिंग, फ्रॉस्टिंग, इस प्रकार की ये सब फिनिशिंग प्रोसेस होती है। ये जो फ्रॉस्टिंग दिया है, इस फ्रॉस्टिंग में आपको स्टील रोलर के द्वारा, किसके द्वारा, स्टील रोलर के द्वारा जब किसी भी सतह को हम फिनिशिंग करते हैं या छोटे छोटे दाग धब्बे को हम फिनिशिंग करने की कोशिश करते हैं, उस प्रक्रिया को हम फ्रॉस्टिंग बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेयरिंग में फ्लेकिंग क्या है। एक्चुअल में ये फ्लेकिंग एक डिफेक्ट है। ये जो फ्लेकिंग डिफेक्ट होती है, ये फ्लेकिंग डिफेक्ट ये तभी उत्पन्न होता है जब रेसर को हाउसिंग में बिठाया जाता है या फिर बेयरिंग को रेसर के अंदर माउंटिंग किया जाता है। ड्यूरिंग माउंटिंग के दौरान अगर उस हाउसिंग में या रेसर में किसी प्रकार की दबाव के माध्यम से अगर चिप्स उत्पन्न होता है या रफ फिनिशिंग सरफेस प्राप्त हो जाती है, थोड़ा सा बाबरी निकल आता है, तो उसको हम फ्लेकिंग डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। टेपर रोलर बेयरिंग का यूज क्या है। टेपर रोलर बेयरिंग, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये जो लेटर है ये थोड़ा सा अनक्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें क्वेश्चंस भेजे हैं स्टूडेंट्स लोग, तो यहाँ पे मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको बोल बोल के आपको समझाने के लिए। तो टेपर रोलर बेयरिंग का यूज पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका पूरा जानकारी आपको बता दूं। टेपर रोलर बेयरिंग एक बेयरिंग की प्रकार है, और मैं यहां पे आपको बता दूं, जब भी टेपर रोलर बेयरिंग की सवाल आती है तो याद रखिएगा, टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे हाई स्पीड हेवी लोड की बात होती है। इसको ये कई प्रकार में प्राप्त होते हैं। ये रोलर बेयरिंग में प्राप्त होते हैं, ये बैरल टाइप के बेयरिंग में प्राप्त होते हैं, टेपर निडल बेयरिंग में प्राप्त होते हैं। अब फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है एसिटिलीन गैस सिलेंडर में दबाव कितना रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है ये सब PSI में है। PSI मतलब क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो याद रखिएगा, ये PSI में जब भी पूछता है तो गैस सिलेंडर में PSI का जो दबाव पूछता है वो 15 PSI होता है, क्योंकि जब भी 15 PSI से बियॉन्ड हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, लगभग अगर 25 से 30 के करीब पहुंच जाता है PSI में, ऑटोमेटिक एक्सप्लोसिव को पकड़ लेता है। ये खुद आग को पकड़ लेने की इसमें संभावना आ जाती है, इसीलिए 15 PSI इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है लेद मशीन का कंपाउंड स्लाइड का कार्य क्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में जिस प्रकार आया होगा उसी प्रकार आप ऑप्शन को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कंपाउंड स्लाइड कार्य पूछा है। किसी भी प्रकार की टर्निंग के दौरान अगर हमें 360 डिग्री पर टूल पोस्ट को मूव करना है, अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये भी आंसर हो सकता है। सर्कुलर जॉब को हमें अगर, या बॉल को जिस प्रकार दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है बॉल को टर्निंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो होगा कंपाउंड स्लाइड। तो कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टॉप स्लाइड के ऊपर रहता है टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट जो रहता है, ये कंपाउंड स्लाइड या स्विवेल डिस्क के वजह से उसको हम घुमाकर किसी भी स्थान पर हम पोजीशनिंग दे सकते हैं या इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फिर दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, लेद मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल में इनमें से कौन सी होल्डिंग डिवाइस नहीं पकड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे होल्डिंग डिवाइस कौन सा नहीं पकड़ी जा सकती है ये दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन जरूरी रहता है इस प्रकार क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। फिर भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इस प्रकार है कि लेद मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल में कौन से जॉब को पकड़े जा सकता है उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लेद मशीन की जो स्पिंडल होती है आपको पता होगा निकल क्रोमियम स्टील से बनी होती है, और इसमें जो टेपर होती है वो मोस्ट टेपर होती है। टेपर जो होती है ये एक सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंतर्गत होती है। किसी भी डिवाइस को लॉक करने के लिए या होल्ड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जहां पे मोस्ट टेपर प्रयोग होता है जैसे कि लेद मशीन के स्पिंडल में, वहां पे उसी डिवाइस को हम पकड़ सकते हैं जिसके शैंक पर सेल्फ होल्डिंग टेपर रहता है। फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है लेद मशीन का स्पेसिफिकेशन निम्न में से नहीं होती है।
मतलब लेद मशीन का स्पेसिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आंसर ऑलरेडी लिख दिया है, मतलब उसको याद था ऑप्शन चारों बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन होगा तो इसलिए उसको याद था आंसर, तो इसलिए वो लिख के यहाँ पे भेज दिए लेद मशीन के भार के द्वारा। यस, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेद मशीन को कभी भी उसके वेट के आधार पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। भारतीय मानक पद्धति के अनुसार जो लेद मशीन हमारे भारत में प्रयोग किया जाता है वो लेद मशीन को कई तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको जैसे कि पता होगा ओवरऑल लेंथ के आधार पे, ओवरऑल हाइट के आधार पे, उसके टोटल बेड के लेंथ के आधार पे, उसके स्पिंडल के स्पीड के आधार पे, मोटर स्पीड के आधार पे, उसके बाद स्पिंडल के टेपर के आधार पे, स्पिंडल नोज के टाइप के आधार पे, ऐसे कई प्रकार में हम लेद मशीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन लेद के भार के आधार पे हम कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर लेद मशीन के भार के आधार पे ये दिया गया है ऑप्शन में तो आंसर यही करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है 4 स्पीड मेथड में पावर मोटर किससे चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की क्वेश्चन की थोड़ा 4 ऑप्शन हमें जरूरी पड़ेगा कि ये 4 ऑप्शन जब भी देगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। 4 स्पीड मेथड के द्वारा लुब्रिकेटिंग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो ग्रीस गन होता है, ऑयल कैन होता है, ये सब 4 स्पीड मेथड के द्वारा होता है। प्रेशर के द्वारा हम किसी भी लुब्रिकेंट को अंदर तक पहुंचा सकते हैं। तो 4 स्पीड मेथड में पावर मोटर किससे चलाई जाती है, ये ऑप्शन जब आएगा तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर में दिया है ड्रॉप फीड मेथड किस फीड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ड्रॉप फीड मेथड के बारे में अगर पूछा है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। तो जब तक ये ऑप्शन नहीं मिलेगा हम तब तक इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्रॉप फीड मेथड क्या होता है। देखिए फोर्स फीड मेथड, ड्रॉप फीड मेथड, ये फीडिंग मेथड की एक टाइप होती है, ये प्रकार होती है। ये ड्रॉप फीड मेथड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी फीड को नीचे की तरफ धकेलते हैं या देते हैं उसी को हम ड्रॉप फीड मेथड बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की अंतर्गत, किस प्रकार फीड अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इससे आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत कितना रहता है। देखिए यहाँ पे कार्बन प्रतिशत पूछा है तो आपको पता होगा कास्ट आयरन में 2 to 4% कार्बन रहता है। तो ये आपको आराम से पता लग जाएगा। जैसे कि आपको पता है पिग आयरन में 3 to 5% या कहीं कहीं पे 2 to 5% देता है, और कास्ट आयरन में थोड़ा सा उसको हम प्यूरिफाई करके कुपोला फर्नेस में 2 to 4% कार्बन बना देते हैं, और फिर व्हाइट कास्ट आयरन एंड पिग आयरन से हम क्या करते हैं उसको प्यूरिफाई करके पॉडलिंग फर्नेस से हम क्या करते हैं 0.01% हम कार्बन को पूरा प्यूरिफाई करके लगभग 0.01% से ज्यादा नहीं रखते हैं, जिसको हम रॉट आयरन बोलते हैं, जिसको हम प्योर आयरन कहते हैं। तो इसीलिए ये कार्बन परसेंटेज टोटल बता दिया हूं, आपको जो ऑप्शन में आएगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है ग्रे कास्ट आयरन में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन की जरूरत रहता है, वो 4 ऑप्शन में जो सही होगा। ग्रे कास्ट आयरन आपको पता है, ग्रे कास्ट आयरन की एक टाइप है। कास्ट आयरन कई टाइप के मिलते हैं, आपको पता होगा कुपोला फर्नेस से जब हम पिग आयरन को हम प्यूरिफाई करते हैं तो हमें कास्ट आयरन प्राप्त होती है। कास्ट आयरन कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपको पता होगा सबसे अच्छा कास्ट आयरन, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन होता है। उसी प्रकार हमारे पास सबसे रफ या क्रूड या इम्प्योर कास्ट आयरन के रूप में हमें क्या मिलता है, व्हाइट कास्ट आयरन भी मिलता है। उसी प्रकार आपको मैलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, ऐसे एलॉय कास्ट आयरन भी मिलता है। ऐसे कई प्रकार के कास्ट आयरन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कास्ट आयरन कौन सा होता है, ग्रे कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन की उपस्थिति, हम जैसे ही सिलिकॉन मिला देते हैं तो ये एक सिलिकॉन क्या होता है, कार्बन स्टेबलाइजिंग एलिमेंट होता है। तो ये क्या करता है, ग्राफाइट जो होती है ये ग्राफाइट को फ्री स्टेज में कन्वर्ट करा देता है, जिसके वजह से वो कठोर होते हुए भी इसमें चिमड़ता, मतलब टफनेस भी इसमें आ जाता है। तो इसीलिए ये बेस्ट कास्ट आयरन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है ग्रे कास्ट आयरन में कौन सा कथन सत्य है, मैं आपको पूरा डिटेल बता दिया। ग्रे कास्ट आयरन जो होता है कार्बन ग्राफाइट के रूप में मुक्त अवस्था में रहता है। किस लिए अगर पूछता तो क्या होता, सिलिकॉन की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि सिलिकॉन को हम कार्बन स्टेबलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में दिया है इस्पात को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करने पर प्राप्त होती है। देखिए क्रांतिक तापमान मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के एभव अगर हम उसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। याद रखिएगा किसी भी प्रकार के स्टील को, चाहे वो हाइपोयूटेक्टॉइड हो या हाइपरयूटेक्टॉइड हो, किसी भी प्रकार के स्टील को जब हम
अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, दैट मीन्स हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 723 डिग्री फॉर ऑल स्टील के लिए फिक्स किया गया है। वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होती है इससे एबव अगर हम 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑस्टेनाइट दिया है, मार्टेनसाइट दिया है, पेरलाइट दिया है, फेराइट दिया है। तो अपर क्रिटिकल की बात होती है तो आंसर होगा ऑस्टेनाइट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑस्टेनाइट, याद रखिएगा इसको। 18 नंबर में दिया है, फिर से रोलर बेयरिंग के बारे में दिया है। क्या दिया है देख लेते हैं। रोलर बेयरिंग में किस टाइप का रोलर एलिमेंट नहीं होता है। देखिए रोलर बेयरिंग के बारे में इससे थोड़ा पहले मैं आपको बताया कि हाई स्पीड हेवी लोड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रोलर बेयरिंग जो होती है इसमें कई प्रकार के रोलर प्रयोग होता है, जैसे कि टेपर रोलर प्रयोग होता है, यस ये करेक्ट है, प्रयोग होता है। निडल रोलर ये भी प्रयोग होता है, बैरल रोलर ये भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर रोलर जो बच गया ये प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की रोलिंग एलिमेंट को रेक्टेंगुलर शेप में नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा, उसके साइड चार्ट हो रहेंगे और जो साइड रहेगा वो साइड के वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे वो वियर होने का संभावना रहता है। इसीलिए रेक्टेंगुलर शेप में कभी भी किसी भी आपको रोलिंग एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा। तो आंसर होगा डी। किसी जॉब में टॉलरेंस क्यों दी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी जॉब में टॉलरेंस क्यों दी जाती है। यहां पे टॉलरेंस क्या होती है नहीं पूछा है, या टॉलरेंस किसको बोलते हैं ये नहीं पूछा है, दिया गया है कि टॉलरेंस क्यों दी जाती है। तो आपको पता होगा टॉलरेंस मतलब होता है छूट क्यों दी जाती है। रिजेक्शन चांसेस को कम करने के लिए टॉलरेंस दिया जाता है तथा एक्सेप्टेबल चांसेस को बढ़ाने के लिए टॉलरेंस दिया जाता है। टॉलरेंस क्या होती है, किसी भी जॉब की अपर लिमिट और लोअर लिमिट की अंतर, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू टॉलरेंस होती है। अलाउंस क्या होती है, किसी भी मैचिंग जॉब में, सपोज मैं बात करूं शाफ्ट या होल की बात करूं, अगर शाफ्ट की मैं बात करूं लोअर लिमिट की, होल की अपर लिमिट की बात करूं, तो होल की अपर लिमिट शाफ्ट की लोअर लिमिट के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर अगर आपको क्वेश्चन में कहीं गलत दे दिया होगा तो आप उसको ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में दिया है किसी तैयार जॉब को मापने पर कौन सी साइज प्राप्त होती है। तो यहां पे ऑप्शन में दिया है एक्चुअल साइज, बेसिक साइज, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। तो देखिए किसी तैयार जॉब को मापने के बाद पूछता है तो आपको पता है मापने के बाद अगर किसी साइज प्राप्त होती है उसको एक्चुअल, मापने से पहले हम बेसिक साइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया इनमें से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का भाग जो नहीं है वो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। वर्नियर कैलिपर क्या होती है, वर्नियर कैलिपर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। इसका लीस्ट काउंट जो होती है आपको पता होगा 0.02, जो कि 0.02 mm जो कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है। इसके अलावा हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर में 0.001 mm तक भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 0.01 mm, 0.05 mm में भी हम ये लिस्ट काउंट इसका प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की अगर लिस्ट काउंट पूछता है तो 0.02 mm होगा। तो अगर इसका जो पार्ट्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसमें कई सारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मेन स्केल या बीम जिसको बोलते हैं, मेन स्केल या बीम बोलते हैं। वर्नियर स्केल रहता है, इसमें एक्सटर्नल जॉ रहता है, इंटरनल जॉ रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू रहता है जिसको हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं ना। इसी प्रकार के कई सारे जो पार्ट्स रहता है, जो पार्ट्स नहीं होता है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिजिटल वर्नियर कैलिपर में कितनी डिजिटल काउंटर होती है। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में ऑप्शन में दिया है काउंटर कितना 1 2 3 4 दिया है। तो देखिए यहाँ पे 1 काउंटर होगा, क्योंकि जो साधारण वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 2 काउंटर रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक मेन काउंटर रहता है जिसमें मेजरिंग एक निडल रहता है जो मेन काउंटर में घूमता है, एक हमारा मिलीमीटर काउंटर रहता है जो कि छोटा सा रहता है, ये mm काउंटर रहता है। इसलिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर में काउंटर की संख्या 1 होनी चाहिए और मेरे को उम्मीद है कि इसका आंसर 1 होगा। बाकी वो क्या देता है आंसर में ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का भाग नहीं है। आपको पता होगा वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का कौन सा पार्ट्स रहता है। इसमें एक डिस्क रहता है जिसको हम मेन स्केल बोलते हैं। याद रखिएगा डिस्क को जब हम डिस्क के ऊपर मेजरिंग लाइंस बना देते हैं वो डायल नाम से जाना जाता है। तो डिस्क और डायल कोई अलग नहीं है, डिस्क इज ऑल्सो नोन एज डायल। तो डिस्क रहता है जिसको मेन स्केल बोलते हैं, एक वर्नियर स्लाइड या वर्नियर स्केल रहता है, आपको पता होगा है ना। तो
कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें एक स्टॉक रहता है, इसमें ब्लेड रहता है, तो कौन सा पार्ट नहीं है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हथौड़े में कौन सा भाग नहीं होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हैमर होती है उसमें कौन सा पार्ट नहीं है, हैमर में कौन सा पार्ट होती है वो थोड़ा आपको बता दूं। हैमर में आपको पता होगा ये पिन होती है, PIN, पिन के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है, बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन। उसके बाद एक फेस होता है ना, फेस फ्लैट होता है, याद रखिएगा फेस का शेप। उसके बाद हमारा चीक होता है, चीक आपको पता होगा, आई होल होता है। तो इसी प्रकार जो नहीं होगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ड्रिल चक को निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति क्या है, मतलब डिवाइस क्या होती है। आपको पता होगा, यहाँ पे आंसर भी हमारे स्टूडेंट लिख के दिए हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक इस प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग स्पिंडल के जो स्लॉट बने होते हैं वो स्लॉट में उसको अंदर डालकर ड्रिल की टैंग पर चोट मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्पिंडल के अंदर जो मोर स्टेपर ड्रिल फिट किया जाता है उस ड्रिल को रिमूव करने की हमें आसानी होता है। तो इसलिए ड्रिफ्ट का प्रयोग हम ड्रिल को स्पिंडल से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन यहां पे दिया है, ड्रिलिंग करते समय इनमें से कौन सा उपसाधन टूल को पकड़ने में सहायक होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ड्रिलिंग के दौरान हम चक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, हम स्लीव का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिलिंग के दौरान, सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग के दौरान किसी भी टूल को पकड़ने के लिए, यहाँ पे चक को आर्बर में हम पकड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार 4 डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल को पकड़ने के लिए या टूल को पकड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एग्जाम में आया हुआ था। तो इसी प्रकार जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास उपलब्ध होते जाएंगे हम आपको डिस्क्राइब करके बताते जाएंगे ताकि आप अपने अगले एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम अच्छा वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।